नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज फिर एक नई कहानी लेके आई हूँ। कहानी अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें। तो चलिए कहानी शुरू करती हूँ। किसी राज्य के एक छोटे से गांव में हरि नाम का एक मेहनती किसान अपने माता पिता और उसकी एक छोटी बहन के साथ रहा करता था। उसकी छोटी बहन जो कि अब विवाह के लायक हो चुकी थी, एक दिन हरि अपने खेत में हल चला रहा था कि तभी उसका मित्र प्रदीप उसके पास आकर बोला, अरे हरि, तुमने सुना? अरे, गांव के मुखिया के घर जिसने चोरी की थी वह हमारे गांव का ही ललित है। और जब उससे पूछा गया कि उसने चोरी क्यों की तो उसने कहा कि उसकी मजबूरी थी। उसने यह भी कहा कि वह चोरी करना नहीं चाहता था, सब भाग्य का खेल है। हरि ने कहा, अरे ऐसा वही करते हैं जो मेहनत नहीं करते और हमेशा अपने भाग्य पर रोते रहते हैं। मूर्ख कहीं का! अरे मूर्ख इतना भी नहीं समझते कि मेहनत से ही भाग्य बनता है। इतना बोलकर हरि फिर से अपना हल चलाने लगा और प्रदीप वहां से चला गया। शाम को जब हरि अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी उसके कानों में एक साधु की आवाज आई, वहीं रुक जाओ। हरि ने जैसे ही पलट कर देखा तो उसने देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक साधु महाराज बैठे हुए उसे देखकर रहस्यमय अंदाज में मुस्कुरा रहे थे। हरि बोला, क्या हुआ साधु महाराज, आपने मुझे पुकारा? साधु ने कहा, हाँ, कुछ देर पहले जब तुम अपने मित्र से बात कर रहे थे, तब मैं तुम्हारे खेत के पास ही एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ तुम दोनों की बातें सुन रहा था। दरअसल मुझे तुम्हारी भाग्य की परिभाषा अच्छी लगी। आप कहना क्या चाहते हैं साधु महाराज? साधु ने कहा, देखो, जिस मुखिया के घर पर जिस चोर ने चोरी की थी वह सत्य कह रहा है। उसने चोरी मजबूरी में की थी। मजबूरी हमसे हर वह काम करा लेती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उस चोर ने सही कहा था, सब भाग्य का खेल है। हरि बोला, अब लेकिन साधु महाराज, मैं अब भी अपनी बात पर अटल हूँ। इंसान अपना भाग्य अपनी मेहनत से बनाता है। जब कोई इंसान अपने जीवन में मेहनत नहीं करता तो वह सारा का सारा दोष भाग्य पर ही डाल देता है। साधु ने कहा, हरी मेहनत के साथ साथ इंसान का भाग्य अच्छा भी होना चाहिए। अगर इंसान का भाग्य अच्छा नहीं हुआ तो उसकी सारी मेहनत बेकार जाती है और उसकी सारी योजना धरी की धरी रह जाती है। हरि ने फिर बोला, महाराज क्षमा कीजिए, लेकिन मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता हूँ। साधु बाबा बोले, हरि, मैं कोई साधारण साधु नहीं हूँ। मुझ में भूत भविष्य वर्तमान देखने की क्षमता है। तुम्हें बहुत जल्द मेरी बातें समझ आ जाएंगी। इतना बोलकर साधु वहां से चले गए। हरि अपने घर पर पहुंचा ही था कि तभी उसकी माँ कमला उससे बोली, बेटा हरि, अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हरि बोला, क्या हुआ माँ? अरे हरि, अब तुम्हारी बहन सोना विवाह के योग्य हो गई है और हमने उसके लिए अच्छा सा वर भी ढूंढ लिया है। लड़का बहुत अच्छा है और हमारे गांव के जमींदार के दूर का रिश्तेदार भी है। हरि बोला, अरे माँ, आप चिंता मत कीजिए। पिताजी, मैं अपनी बहन का विवाह खूब धूमधाम से करूंगा। हाँ, मेरी फसल सारे राज्य में बहुत अच्छी होगी। बस कुछ दिन बाद फसल की कटाई प्रारंभ होने वाली है। मैं अपनी फसल को राज्य में बहुत अच्छे दाम में बेचूंगा। फिर देखना, मैं अपनी बहन का विवाह धूमधाम से करूंगा। हरि के परिवार वाले हरि की बातों से बहुत खुश होते हैं। फिर अगले दिन जब हरि अपने खेत पर गया तो खेत का दृश्य देखकर वो पूरी तरह से घबरा गया। अरे, यह क्या, मेरी फसल में तो कीड़े लग गए हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? भगवान, मुझे जल्द से जल्द अपने खेत में दवाई छिड़कनी होगी, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हरि उसी दिन अपने खेत में कीटनाशक दवाई छिड़क रहा था और उसने बहुत प्रयास किया, लेकिन कीड़े लगना बंद नहीं हुए और हरि की फसल बर्बाद हो गई। अपनी मेहनत को इस तरह से बर्बाद होता देख हरि उदास हो गया और चुपचाप अपने घर चला गया। उसे उदास देखकर उसकी माँ उससे बोली, क्या हुआ हरि, तुम उदास क्यों हो? फिर हरि सारी घटना बताते हुए बोला, माँ, हमारी सारी फसल बेकार हो गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं। चिंता मत करो बेटा, तुम तो हमेशा अपनी मेहनत को ही भाग्य समझते हो, तो फिर क्यों रोते हो? जाओ, जाकर जमींदार से कर्ज ले लो और नगर से बीज खरीद कर ले आओ। अपनी माँ की बात सुनकर हरि जमींदार की हवेली पर चला गया और सारी घटना बताते हुए बोला, जमींदार साहब, मुझे बीज खरीदने के लिए कर्ज चाहिए।
जमींदार ने कहा, हाँ तो देखो हरी, मुझे तुम्हें कर्ज देने में कोई आपत्ति नहीं है, पर तुम तो जानते हो कि मेरा ब्याज बहुत भारी होता है। सोच लो, क्या तुम समय पर मेरा कर्ज चुका पाओगे? हरी बोला, अब जमींदार साहब, सारा गांव जानता है कि मैं मेहनती और ईमानदार भी हूँ। मुझ पर थोड़ा तो भरोसा कीजिए। सही बात कह रहे हो, लेकिन बेटा हरी, क्या ना है कि भरोसा करके उधार दिया जाता है, ब्याज पर कर्ज नहीं। अगर तुम मेरा कर्ज समय पर नहीं चुका पाए तो मैं तुम्हारे खेत पर कब्जा कर लूंगा। अब हरी गहरी सोच में डूब गया, क्योंकि उसके पास बीज खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। उसने अपनी सारी जमा पूंजी पिछली फसल में लगा रखी थी। कुछ देर बाद हरी सोचते हुए बोला, ठीक है, मुझे मंजूर है जमींदार जी। जमींदार ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं हरी को पकड़ा दी। हरी स्वर्ण मुद्राएं लेकर नगर गया और अच्छे बीज खरीद कर ले आया। फिर वह पूरी मेहनत से खेतों में बीज बोने लगा। कुछ महीनों में उसकी फसल पककर तैयार हो गई। लेकिन जैसे ही फसल की कटाई का दिन आया, हरी ने देखा कि उसकी फसल में फिर से कीड़े लग गए और फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। यह देखकर हरी की आंखों में आंसू आ गए। वह रोते हुए घर आया और सारी घटना अपनी माँ को बताते हुए बोला, माँ, सारी फसल फिर से बर्बाद हो गई। माँ, ऊपर से मैं जमींदार का कर्जदार भी हो गया। अब हमारी बहन का विवाह कैसे होगा? कमला ने कहा, अरे हरी, कुछ दिनों में लड़के वाले सोना को देखने आने वाले हैं। ऐसे तो सारे गांव के सामने मेरी नाक कट जाएगी। तभी वह जमींदार आ पहुंचा और हरी से बोला, अरे ओ हरी, मैं अपना कर्ज ब्याज समेत लेने आया हूँ। हरी मुंह लटकाए बाहर आया और बोला, जमींदार जी, मेरी सारी फसल बेकार हो गई है, मुझे कुछ समय की मोहलत और दे दीजिए। जमींदार गुस्से से बोला, हाँ, कुछ समय की मोहलत और दे दूं? ए मूर्ख, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे, सारा गांव जानता है कि मैं किसी को मोहलत नहीं देता। देख भाई, वादे के मुताबिक मैं तुम्हारे खेत पर कब्जा करता हूँ। अब अगर तुम अपना खेत छुड़ाना चाहते हो तो सीधी बात है, मेरा धन ब्याज समेत लौटा दो और खेत ले जाओ। इतना कहकर जमींदार वहां से चला गया। हरी के हाथ से उसका खेत भी चला गया। कुछ ही दिनों में उसके परिवार के भूखे मरने की नौबत आ गई। यह सब देखकर एक दिन हरी अपने पिता से बोला, पिताजी, खेत भी हाथ से चला गया और घर का राशन भी खत्म हो गया। उसके पिता ने कहा, बेटा, मुझे लगता है कि हमारी बिटिया का विवाह अब कभी नहीं हो पाएगा। मैंने सुना है कि इस नगर के महाराज सूर्य प्रताप बहुत ही दयालु हैं, तो जाकर उनसे सहायता क्यों नहीं मांगता? हरी बोला, आप सही कह रहे हो, मैं आज ही महाराज से सहायता मांगने जाता हूँ। हरि उसी दिन उस राज्य के राजा सूर्य प्रताप के महल में जाने ही वाला था, लेकिन संयोग से राजा सूर्य प्रताप उसे महल के बाहर ही मिल गए। हरि ने राजा को सारी घटना बताते हुए कहा, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, मेरी सहायता कीजिए। मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है और मेरी बहन विवाह योग्य हो गई है। राजा ने कहा, अच्छा, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? तुम्हारी फसल में 2 बार कीड़े लगे हैं, जबकि आसपास की फसल में ऐसा नहीं हुआ। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारा भाग्य सही नहीं चल रहा, और दूसरा यह है कि तुम झूठ बोल रहे हो। हरि बोला, महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। राजा बोले, मैं कैसे मान लूं कि तुम सच बोल रहे हो? मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। बात खत्म, यहाँ से जा सकते हो। राजा की बात सुनकर हरि उदास हो गया और अपने गांव की ओर चल दिया। आधे रास्ते में वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और अपने आप से बोला, पता नहीं ये मेरे घर को किसकी नजर लग गई। तभी हरि की नजर सामने पड़े एक व्यक्ति पे पड़ी, जिसके शरीर से खून बह रहा था। वह तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंचा और देखा कि वह मर चुका है। अरे, इसकी तो मौत हो गई है। तभी हरि की नजर उसके हाथ पर गई, जहाँ एक बड़ा हीरा चमक रहा था। हरि ने सोचा, अरे, यह हीरा तो बहुत कीमती लगता है, क्यों ना मैं इसे नगर जाकर किसी जोहरी को बेच दूं। इससे मुझे अच्छी खासी रकम मिल जाएगी और मैं जमींदार से अपना खेत छुड़ा सकता हूँ। हाँ, तभी हरि के अंतर्मन से आवाज आई, यह गलत है, यह चोरी जैसा होगा। हरि फिर खुद से कहने लगा, नहीं नहीं नहीं, यह सही नहीं है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर हरि के अंतर्मन से दूसरी आवाज आई, अगर मैं इसे नहीं ले जाऊंगा तो कोई दूसरा इसे ले जाएगा। इससे बेहतर है कि मैं इसे बेचकर अपने दुखों का अंत कर लूं। यह विचार आते ही हरि हीरा लेकर नगर चला गया और एक जोहरी की दुकान पर जाकर बोला, ये मेरा हीरा है, इसके कितने दाम मिलेंगे? जोहरी हीरा देखकर चौंक गया और सोचने लगा, यह हीरा तो बहुत ज्यादा कीमती है
और इस लड़की की हालत देखकर साफ लग रहा है कि इसका नहीं है। जौहरी ने हरि को बहुत कम मुद्राएं पकड़ाते हुए कहा, यह लो, यह हीरा इतने का ही है। हरि बोला, क्या क्या कह रहे हो? यह हीरा तो बहुत कीमती है, लाओ लाओ इसे वापस करो, मैं इसे किसी और जौहरी को बेच दूंगा। जौहरी बोला, अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अब यह हीरा मेरा है और मेरे पास ही रहेगा। मैं समझ गया हूँ कि यह हीरा तुम्हारा नहीं है, क्योंकि इतने कीमती हीरे का मालिक कोई ऐसे चिंदी फटे कपड़े पहनने वाला नहीं हो सकता। देखो, जो दिया है उसे लेकर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत महाराज से कर दूंगा। यह सुनकर हरि क्रोधित हो उठा और हीरा छीनकर जौहरी को धक्का दे दिया। जौहरी का सिर जोर से दीवार पर टकराया और वहीं उसकी मौत हो गई। यह देखकर हरि के होश ही उड़ गए। हे भगवान, यह मुझसे क्या हो गया? मैंने हत्या कर दी है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? तभी वहां एक व्यक्ति आ गया, पर उसने जौहरी को मरा हुआ देखा। साथ ही उसने हरि के हाथ में हीरा देखकर सारा माजरा समझ गया। हरि घबराते हुए उस व्यक्ति से बोला, मैंने इसे नहीं मारा, मैंने तो सिर्फ अपना हीरा वापस लिया था जो यह नहीं दे रहा था। मैंने तो इसे धक्का दिया। मुझे नहीं पता वह कैसे मर गया। वो व्यक्ति बोला, तुम्हें यह हीरा जंगल में मिला था ना? हरि बोला, हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? व्यक्ति ने कहा, अरे तुम्हें यह हीरा उस व्यक्ति के पास मिला होगा जो झाड़ी में मरा हुआ पड़ा था और उसके शरीर से खून बह रहा था। हाँ हाँ, लेकिन तुम यह सब कैसे जानते हो? व्यक्ति बोला, अरे क्योंकि मैंने ही उसे मारा था। वह मेरा साथी था जो गद्दारी करके भाग रहा था और मैंने उसे पीछे से वार करके मार डाला। हरि बोला, क्या? कौन हो तुम? व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम सुखिया है। मैं महाराजा सूर्य प्रताप के राजकोष में काम करता हूँ। मैंने ही राजकोष से स्वर्ण मुद्राएं और हीरे चुराए थे और यह जौहरी उन्हें खरीदता था। अच्छा हुआ यह मर गया, क्योंकि यह हमेशा कम दाम देता था। इतना कहकर सुखिया ने अपनी जेब से एक बड़ी पोटली निकाली। हरि ने देखा कि उसमें कई छोटे छोटे हीरे चमक रहे थे। सुखिया ने हरि से कहा, ठीक है, यह पोटली तुम रख लो और अपने गांव ले जाओ। मैं कुछ दिनों बाद तुम्हारे घर इसे लेने आऊंगा। हरि घबराते हुए बोला, लेकिन यह तो बहुत ज्यादा हीरे हैं। क्या तुमने इन्हें भी राजा के राजकोष से चुराया है? सुखिया बोला, हाँ, और मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि महाराज के मंत्री को मुझ पर शक हो गया है। यह हीरे तुम्हारे घर सुरक्षित रहेंगे और किसी को शक भी नहीं होगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं महाराज से शिकायत कर दूंगा और मैं कहूंगा कि जंगल में तुमने ही उस व्यक्ति को मारा था और उसका हीरा छीनकर यहाँ ले आए थे। हाँ, और जब जौहरी ने हीरा खरीदने से इनकार कर दिया तो तुमने उसे भी मार दिया। लो भाई, अब सब जगह तुम ही फंसोगे। हरि बोला, नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करना। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। सुखिया बोला, हाँ, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। इतना कहकर सुखिया ने मरे हुए जोरी के पास से ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं उठाकर हरि को थमा दी। हाँ, अब यह मर चुका है तो इसकी स्वर्ण मुद्राओं पर भी तुम्हारा ही अधिकार है। ले लो। हरि स्वर्ण मुद्राएं और सुखिया द्वारा दिए गए हीरो को लेकर चुपचाप अपने गांव की ओर चल पड़ा। सुखिया धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चल रहा था, क्योंकि वह देखना चाहता था कि हरि का घर किस गांव में है और कहाँ है। कुछ घंटे बाद हरि अपने घर पहुंचा और सुखिया निश्चित होकर वहां से चला गया। हरिया ने सुखिया द्वारा दी गई हीरे की पोटली छुपाकर रख दी और स्वर्ण मुद्राएं अपने पिता को देते हुए बोला, यह लो पिताजी। महाराज सूर्य प्रताप ने मेरी कहानी सुनकर मुझ पर तरस खाया और यह स्वर्ण मुद्राएं इनाम के रूप में दे दी। उसके पिता ने कहा, यह तो बहुत अच्छा हुआ हरी बेटा, इन स्वर्ण मुद्राओं से हमारा कर्ज भी उतर जाएगा, खेत भी वापस मिलेगा और सोना बिटिया का विवाह भी हो जाएगा, है ना? अगले दिन हरी जमींदार के पास गया और उसका कर्ज चुकाते हुए कहा, ठीक है, तो मैंने जितना कर्ज लिया था वह ब्याज सहित अब चुका रहा हूँ। जमींदार बोला, ठीक है भाई, यह लो, आज से तुम्हारा खेत तुम्हारा हुआ। मुझे तो बस अपने धन से मतलब था जो मुझे ब्याज सहित मिल गया। बस बात खत्म। हरि जमींदार की हवेली से खुश होकर चला आया, लेकिन जैसे ही वह अपने घर पहुंचा, वहां का दृश्य देखकर चौंक गया। उसके घर में राजा सूर्य प्रताप, उनके मंत्री, दो सैनिक खड़े हुए थे। दोनों सैनिकों ने सुखिया को पकड़ रखा था। मंत्री ने राजा की ओर देखते हुए बोला, महाराज, हमारे गुप्तचर ने बताया कि सुखिया इसी घर में छुपा था। अब तक महल से जो भी स्वर्ण मुद्राएं और हीरे चोरी हुए थे वो सुखिया ने ही चुराए थे। जब गुप्तचर ने कल उस जोहरी की दुकान पर छानबीन की तो उसे मरा हुआ पाया। तभी सुखिया बोल पड़ा,
महाराज, जौहरी को मैंने नहीं मारा, उसे हरि ने मारा है, और मेरे साथी को भी हरि ने ही मारा है। यह सुनकर हरि के हाथ पैर कांपने लगे। राजा क्रोधित होकर बोले, हरि, तुम मुझसे सहायता मांगने के लिए आए थे, सीधी तरह बता दो हमारे राजकोष से चुराए गए हीरे कहाँ हैं। डरते हुए हरि ने हीरे की पोटली राजा को थमा दी और कहा, महाराज, सुखिया झूठ बोल रहा है। मैं तो जौहरी के पास हीरा बेचने के लिए गया था, लेकिन उसकी नीयत खराब हो गई। मैंने उससे हीरा छीना और उसे धक्का दिया, पर मुझे नहीं पता था कि वह मर जाएगा। तभी सुखिया वहां आया और उसने मुझसे राजकोष से चुराए हुए हीरो की पोटली दे दी। उसने मुझे धमकी भी दी कि अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगा तो वह आपसे शिकायत कर देगा। राजा ने कहा, तुम्हें वह हीरा कहाँ से मिला? हरि बोला, महाराज, जब मैं आपकी सहायता मांगने के बाद अपने गांव लौट रहा था तो मुझे रास्ते में एक मरा हुआ व्यक्ति मिला जिसके हाथ में हीरा था। राजा ने कहा, तुरंत आकर हमें सूचित करना चाहिए था तुम्हें, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम भी उतने ही दोषी हो जितना सुखिया, तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। तब हरि ने रोते हुए कहा, महाराज, मैंने जो कुछ भी किया वह मजबूरी में किया। मेरे परिवार की हालत बहुत दयनीय थी। राजा बोले, यह सब बहाने वही लोग बनाते हैं जो मेहनत नहीं करते। जैसे ही राजा ने यह कहा, हरि को कुछ दिन पहले की घटना याद आ गई, और तभी वही साधु आ जाते हैं जिसने रहस्यमय नजरों से हरि की ओर देखा और कहने लगे, हरि क्यों? अब समझ में आ गया, भाग्य का खेल। हरि ने कहा, साधु महाराज, अब मैं समझ गया, मनुष्य का भाग्य अच्छा होना चाहिए, वरना वो कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, उसे सफलता नहीं मिलती। आपने सही कहा था कि मजबूरी हमें ऐसा काम करने पर मजबूर कर देती है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। साधु बाबा ने राजा से कहा, महाराज, इसे छोड़ दीजिए, यह बेचारा भाग्य का मारा है। मैं इसे जानता हूँ, यह मेहनती व्यक्ति है और इसका अपराधियों से कोई लेना देना नहीं है। राजा बोले, ठीक है साधु महाराज, अगर आप कहते हैं तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। इतना कहकर राजा सूर्य प्रताप अपने मंत्री के साथ वहां से चले गए और सैनिक सुखिया को पकड़कर ले गए। फिर साधु बाबा बोले, देखो, तुम्हारे भाग्य में कुछ समय के लिए बुरा समय लिखा था जो अब खत्म हो चुका है। एक बात हमेशा याद रखना, इंसान की मेहनत जितनी जरूरी होती है उतना ही उसका भाग्य भी महत्वपूर्ण होता है। इतना कहकर साधु बाबा वहां से चले गए। साधु की बात सही निकली। कुछ महीनों बाद जब हरि ने फिर बीज बोए तो उसकी फसल बहुत अच्छी हुई और राज्य में सबसे अच्छे दामों में बिक गई, और फिर हरि का जीवन खुशहाल बीतने लगा। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।